नमस्कार दोस्तों। चलिए सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जिन दोस्तों को नहीं पता है मैं बता दूं कि इस सीरीज़ के तहत हम यूपीएससी के पिछले 31 वर्षों के प्रश्नों के माध्यम से यूपीएससी का पैटर्न समझ रहे हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक्स की पहचान कर रहे हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको भी समझ रहे हैं। ठीक है जी। इसके पहले की वीडियोज़ आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको देखनी चाहिए, बार बार रिवाइज करनी चाहिए ताकि एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न को देखते ही आप समझ सकें कि कहाँ पर कौन सी बात ध्यान में रखनी है, ताकि आप आसानी से उत्तर तक पहुँच सकें। अब देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, पॉलिटी से है। प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में आपको विचार करना है। कब की बात है? जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है। मतलब कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको हटाए जाने के बारे में एक संकल्प आया है, उस पर चर्चा हो रही है। अगर वो पास हो जाएगा तो वो हट जाएंगे पद से। अब उस दौरान, ये 2024 का प्रश्न है, उस दौरान कौन कौन सी बातें सही हो सकती हैं? इनमें से 3 बातें दी गई हैं। पहली बात कही जा रही है कि वह पीठासीन नहीं होगा या होगी। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस दौरान जब ये बात चल रही है कि इनको हटाया जाए या ना हटाया जाए, मतलब अब पक्ष विपक्ष में बातें हो रही हैं, उस दौरान वो अध्यक्ष के तौर पर काम नहीं करेंगे, उस बैठक में वो अध्यक्ष के रूप में नहीं होंगे। क्या ये सही बात है? यह आपको बताना है। उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। अब बोलने का अधिकार का मतलब यही है कि वो अपने बारे में, अपने पक्ष में कोई बात नहीं कह सकते। ये बात कही गई है इसमें, आपको बताना है सही है कि गलत है। और तीसरी बात, वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का हकदार नहीं होगा या होगी। इसका मतलब यह है कि जब वोटिंग होगी संकल्प पे तो पहली बार में वो वोट नहीं दे सकते। ठीक है। अब आप ये बताइए कि इनमें से कौन कौन सी बातें सही हैं, कौन सी गलत हैं। गलत का तो पूछा नहीं है, तो जो गलत है उसको छांट दीजिए, जो सही है वो बता दीजिए। इसमें आप एलिमिनेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन समझने वाली बात समझिए। इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, अगर हम स्पेसिफिक होकर पॉलिटी की बात करें तो आप देखेंगे कि जितने भी पद हैं, चाहे आप यूपीएससी के अध्यक्ष की बात करें, लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, राष्ट्रपति की बात करिए, राज्यपाल की बात करिए, उपाध्यक्ष की बात करिए, इन पदों पे जब भी प्रश्न बने हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, इन टॉपिक्स पर जब भी प्रश्न बने हैं उसमें आपसे ये जानने की कोशिश की गई है कि इस पदाधिकारी के कर्तव्यों, शक्तियों और इसे पद से हटाए जाने या फिर पद पर नियुक्त किए जाने के बारे में आपकी समझ कितनी गहरी है। इसमें तथ्य कम पूछे गए हैं, ध्यान रखिए। तथ्य मतलब आर्टिकल और इस तरह की कुछ चीज़ें कम पूछे गए हैं, लेकिन वो कंसेप्ट समझने की उम्मीद आपसे की गई है कि आप बताइए कि इस पद पर जो व्यक्ति है उसके बारे में ये चीज़ें आपको पता है कि नहीं, जो मैंने अभी बताई कि नियुक्ति हो रही है उसका क्या प्रोसेस है, पद से हटाया जाना उसका क्या प्रोसेस है, उसके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, मतलब वो कौन कौन से काम कर सकता है या कर सकती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फिलहाल मेरे ख्याल से आपने उत्तर देख लिया होगा, देखा क्या, सोच लिया होगा। अब एक एक करके हम बात करते हैं, यहाँ से इसकी व्याख्या की बात करते हैं। देखिए, पहला कथन जो है वो तो ठीक है, मेरे ख्याल से आप वैसे भी गेस कर सकते हैं, क्योंकि अध्यक्ष का काम होता है कि कोई भी चर्चा हो रही है उसमें वो एक तरह से कहें कि अब पीठासीन अधिकारी हैं तो वो इजाज़त देते हैं कि ये काम होना चाहिए। किसी को, जब आपने देखा होगा, डिबेट देखी होगी कि ठीक है आपका समय हो गया, बस बस अब बंद करिए, अब बात नहीं करना, ये अध्यक्ष ही रोक सकते हैं किसी को। या फिर किसी की बारी आई है, ठीक है आप बोलिए, 5 मिनट का समय आपको दे रहे हैं। अब इन्हीं के खिलाफ संकल्प आया है, इन्हीं के खिलाफ चर्चा होनी है, उस मुद्दे पर ये पीठासीन अगर रहेंगे, आपको क्या लगता है कि अपने खिलाफ बोलने की अनुमति देंगे किसी को? नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है, ये कॉमन सेंस की बात भी है कि ये पद पर अध्यक्ष के तौर पर नहीं रहेंगे, एक सामान्य सदस्य के रूप में उस मौके पर उपस्थित होंगे या होंगी, लेकिन पीठासीन नहीं होंगे। ये बात आपको पता चल गई, आगे से ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 94 स्पीकर को सदन से हटाने से संबंधित है। ये एक आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। कभी कभी पीसीएस में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यूपीएससी नहीं पूछती है, आजकल यूपीएससी खूब आर्टिकल पूछ रही है। अच्छा, दूसरा और तीसरा सही नहीं है। क्यों? ध्यान से देखिए
क्योंकि लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के अनुसार अध्यक्ष को अपने पद से हटाने के प्रस्ताव पर विचाराधीन ये क्या है जी, विचाराधीन के दौरान, अब संकल्प के दौरान, यहाँ पर संकल्प होना चाहिए, उसके दौरान बोलने का अधिकार होता है। भाई अब एक सामान्य सदस्य के तौर पर हैं, अपने पक्ष में तर्क दे सकते हैं, और उसमें कहा गया कि बोलने का अधिकार नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो अपने बारे में, अपने पक्ष में अपनी बात रख सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब वह संकल्प प्रथमतः संकल्प पर पहली बार में ही मत देने का अधिकारी होंगे। ठीक है, यह नियम संसदीय परंपराओं के अनुरूप है, जहां अध्यक्ष निष्पक्ष रूप से कार्यवाही की अध्यक्षता करता है और कुछ मामलों को छोड़कर मतदान में भाग लेता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मैं एक इससे संबंधित क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप उसका उत्तर दीजिएगा। ठीक ऐसे ही राज्यसभा के अध्यक्ष की हम बात करते हैं, सभापति जिन्हें आप कह सकते हैं। राज्यसभा के सभापति के खिलाफ संकल्प आया है कि इन्हें पद से हटाया जाए। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप जान गए होंगे कि मैं उपराष्ट्रपति की बात करता हूँ, क्योंकि उपराष्ट्रपति अपने आप राज्यसभा के सभापति बन जाते हैं। उनके खिलाफ कोई संकल्प आया है, विचाराधीन है और वोटिंग होनी है। क्या उस समय वो इनके जैसे कि पहली बार वोटिंग हो रही है, उसी में वो भी अपना वोट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? इसका जवाब दीजिए, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जिन्हें नहीं पता है वो कमेंट में जाकर देख लें, किसी ने भी तो जवाब दिया होगा, देना ही चाहिए। नहीं पता है तो किताब से पढ़ लीजिए एक बार। अच्छा, अब आते हैं 2022 का एक प्रश्न है लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में। इस पर भी प्रश्न बनते हैं, और अभी मैंने कुछ बातें आपसे बताई पहले प्रश्न में डिस्कस करते हुए कि जब किसी पद पे क्वेश्चन आता है, किसी अधिकारी के बारे में क्वेश्चन आता है, तो कौन कौन से पक्ष यूपीएससी आपसे जानना चाहती है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ बातें की गई हैं। ठीक, पहला कथन कह रहा है कि लोकसभा की कार्य पद्धति और कार्य संचालन के नियमों के अनुसार, ध्यान रखिए असली खेल कहाँ है। इस तरह के क्वेश्चंस में दो हिस्से होते हैं, खूब ध्यान से समझ लीजिए। मेरा मकसद सिर्फ पीवाईक्यू हल कराना नहीं है, ये काम आप किताबों से भी कर सकते हैं। किताब खरीदा और देख लिया, बात बन गई। मेरा मकसद है इनके माध्यम से, इन प्रश्नों के माध्यम से उन बारीकियों को पकड़वाना, दिखाना, वहाँ उंगली करके दिखाना जो किताबें नहीं कर सकती। किताबें आपकी भाषा बोलती हैं, आप जिस मूड में पढ़ेंगे किताब उसी मूड की हो जाएगी। अगर आप बिना मन के पढ़ेंगे तो किताब भी बिना मन के समझ में आएगी। लेकिन कुछ ऐसी बारीकियां हैं जिनको पकड़ने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत होती है। अब देखिए, कई बार ऐसे कथन बनाए जाते हैं जिनके दो हिस्से होते हैं। लोकसभा की कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार, यहाँ पर लिखा जा सकता है संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार। यहाँ पर लिखा जा सकता है कि अब तक जो परंपराएं चली आ रही हैं संसद की, उसके अनुसार। यहाँ से आगे की जो बात है वो नॉर्मली हो सकता है कि आपने कभी पढ़ी हो, लेकिन पहले हिस्से पर ही अगर आपने ध्यान नहीं दिया, कई बार ऐसा होता है कि पहला हिस्सा जाना पहचाना होता है और उसका दूसरा हिस्सा जो है उसमें कुछ छिपा होता है, एक कोई ट्रिक होती है जहाँ यूपीएससी आपको फंसाना चाहती है। ऐसे में आपको पहले तो ध्यान में रखना है कि किसी कथन के कितने हिस्से हैं। ट्रिक वाली एक वीडियो मैंने बनाई थी, उस पर मैंने बताया था बकायदा। आप घबराइए नहीं, एग्ज़ाम जब करीब होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाता है। फ़िलहाल ये मकसद था कि मैं दिखा सकूं कि इसके दो हिस्से हैं। तो ये कार्य संचालन नियमों के अनुसार बात कही गई है कि उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष तय करेगा, यानी कि किस दिन उपाध्यक्ष का निर्वाचन होना है वो तारीख अध्यक्ष तय करते हैं, ये कथन कहा गया है। दूसरे में, यह आज्ञापक उपबंध है, मतलब एक तरह से कहिए कि फोर्स करके, बहुत दबाव देके, आज्ञा देके ये बात कही जा रही है। ये आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किए 3 प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। यहाँ पे 3 पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय, ये किसकी बात हो रही है? उपाध्यक्ष की बात हो रही है।
सदन की बैठक है उसकी अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की और उसके निर्णयों के विरुद्ध, मतलब जैसे अध्यक्ष की होती है और उसके निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। ये वोटे नहीं है, वोट या अपील नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए इस कथन पे। क्या आपको लगता है कि ये सही है? और चौथा, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। ये नियुक्ति के बारे में कहा गया है कि अध्यक्ष प्रस्ताव रखेंगे, प्रधानमंत्री द्वारा समर्थित होगा। क्या ये बातें सही हैं? अब उत्तर देखिए, आपने समझ लिया, कथन समझ लिए। अब इनमें से आप बताइए कि कौन सी बात सही है। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को लेने का जो मेरा उद्देश्य था वो मैंने बता दिया। अब उत्तर पे आते हैं। देखिए, पहला और तीसरा कथन है वो सही है, उसको समझ लेते हैं। लोकसभा की कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ अगर लिखा होता है संविधान के अनुसार या फला अनुच्छेद के अनुसार तो ये कथन गलत हो जाता। अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। ये एक अलग तथ्य है जो आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अध्यक्ष कब का निर्वाचन कब होगा, ये राष्ट्रपति तय करते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 95 के अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि जब अध्यक्ष का पद रिक्त अथवा अध्यक्ष अनुपस्थित हों तब उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करेंगे। उपाध्यक्ष का पद इसलिए बनाया जाता है कि किसी कारण से अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, सदन चल रहा है, कोई तो अध्यक्ष होना चाहिए, गार्जियन होना चाहिए, तो उस समय उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की होती है और उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। भाई, अब वो उपाध्यक्ष नहीं रहे, जब तक पद पर नहीं है तब तक उपाध्यक्ष के तौर पर इंगित किया गया कि ये व्यक्ति उपाध्यक्ष हैं, और जैसे ही वो पीठासीन होंगे उनकी सारी शक्तियां वही हो जाएंगी जो अध्यक्ष की होती हैं। ठीक है ना। हालांकि और भी शक्तियां होती हैं, जब कोई समिति बनती है उसमें इनको जब मेंबर बनाया जाता है, उसके बारे में हम कभी बात करेंगे। दूसरा और चौथा सही नहीं है, इसको समझिए, क्योंकि यह आज्ञापक उपबंध नहीं है बल्कि एक सहमति है जो बात कही गई थी। 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सामान्यतः सत्ताधारी दल से चुने जाते थे। 11वीं लोकसभा के बाद यह आम सहमति रही कि अध्यक्ष का जो पद है वो मतलब विपक्ष से क्या कहते हैं, एक मिनट रुकिए इसको पढ़ें। आम सहमति बन गई कि अध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष या गठबंधन को तथा उपाध्यक्ष का जो पद है वो मुख्य विपक्षी दल को दिया जाना चाहिए। इस तरह से बना दिया गया। नॉर्मली ऐसा होना ही चाहिए कि अध्यक्ष जो है वो सत्ता दल के ही तरफ से हों ताकि चीज़ें आसानी से सुचारू रूप से चलें, क्योंकि वहाँ पर एक तरह से प्रतियोगिता जैसा माहौल होता है। विपक्ष का मतलब ही होता है कि वो जो सरकार है उनके नियमों में, उनके कानूनों में, कार्य के तरीकों में कमियां ढूंढें, कमियां निकालें, तभी तो सुधार होगा। और मेन पद पे, अध्यक्ष के पद पे अगर विपक्ष के लोग हैं तो हो सकता है कि ये बैक फायर कर जाए कि कुछ पॉजिटिव दिख ही नहीं रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन विपक्ष के पद पे या विपक्ष की तरफ से अगर उपाध्यक्ष हैं तो ये भी एक बैलेंस बनाने का काम हो जाता है। तो ये एक आम सहमति है, कोई नियम नहीं है, कोई बाध्यकारी उपबंध नहीं है। अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। ठीक है, तो ये आपको ये वाला अनुच्छेद ध्यान रख लेना है। 2022 में ही एक और क्वेश्चन पूछा गया था और इससे समझते हैं कि इसमें यूपीएससी कहाँ क्या कह रही है। पहला कथन देखिए, किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। संशोधन विधेयक हमने पढ़ा है, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने पढ़ा है, आपको नोट दी गई है, यहाँ से खूब क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2024 में भी प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें क्या है कि संविधान संशोधन विधेयक की बात हो रही है। ऐसा विधेयक आया है जो पारित हो जाएगा तो संविधान में कोई संशोधन होगा, उस पर राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है कि राष्ट्रपति पहले उसे अनुसमर्थित करेंगे, उसकी सिफारिश करेंगे, तब वो आगे बढ़ेगा। ठीक, अच्छा, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही है कि गलत है, आपको दिमाग लगाना है इस पर। दूसरी बात, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकर है, वह अपनी अनुमति देंगे ही देंगे। यानी कि
साधारण विधेयक के मामले में नॉर्मली आपने देखा है कि उनके पास अधिकार है कि वो रोक के रख सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, और इसी तरह के 2-3 अधिकार उनको दिए गए हैं। लेकिन वो सामान्य विधेयक के बारे में हो सकता है, साधारण विधेयक के बारे में, धन विधेयक के बारे में कुछ चीज़ें और हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है संविधान संशोधन विधेयक की, और उसमें कहा जा रहा है कि जब ये दोनों सभाओं से पारित हो जाएगा, लोकसभा से, राज्यसभा से, और राष्ट्रपति के पास गया है हस्ताक्षर के लिए, तो ये बाध्यकारी है कि उन्हें हस्ताक्षर करना ही है। ठीक। तीसरी बात, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। यहाँ भी समझिए, देखिए इस क्वेश्चन को देख के ऐसा लग सकता है, ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को देख के लग सकता है कि संविधान संशोधन विधेयक के बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो संविधान संशोधन विधेयक हमने अच्छे से पढ़ लिया है तो उत्तर दे देंगे। लेकिन हो सकता है दे भी दें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी। यहाँ हर लाइन आपको तुलनात्मक ज्ञान दे रही है, तुलनात्मक इशारे कर रही है कि इसे समझने के लिए कुछ बाकी, जैसे साधारण विधेयक है, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, तब आप तुलना कर पाएंगे। जैसे यही बात है, ये संयुक्त बैठक वाली बात कहाँ से आई है? आपको पता होना चाहिए कि साधारण विधेयक पे जब 6 महीने तक कोई बात नहीं बनती है तो फिर संयुक्त बैठक होती है, उस पर भी प्रश्न पूछा गया है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ये पूरा अलग ही कंसेप्ट है। तो ये आप तुलना जब करके पढ़ते हैं ना, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, पकड़ में आने लगती हैं। फिलहाल कहा गया है कि इसमें कोई संयुक्त बैठक वाली बात नहीं है, नहीं तो क्या होगा कि लोकसभा में तो वैसे भी ज़्यादा लोग हैं, राज्यसभा की बात ही नहीं मानी जाएगी एक तरह से। भाई आप अल्पमत में हैं, बस फॉर्मेलिटी हो गई संयुक्त बैठक की और विधेयक पास हो गया, उसी पक्ष में गया जिधर लोकसभा के लोग चाह रहे थे। ठीक है, अब ये 3 कथन आपको दिए गए हैं, सॉरी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें आप देखिए आपका कौन सा उत्तर सही है। अब उसके बाद से मैं आपको नकल कराता हूँ। यहाँ देखिए, देखिए जब कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष आता है तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है कि वो अपनी अनुमति दें। कोई कथन है इसमें? आपको समझ में आया कि बात कहाँ थी? अच्छा, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देना बाध्यकर बना दिया गया। ये चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि अलग से एक तथ्य पूछा जा सकता है। और संविधान संशोधन विधेयक का लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है, ये आपने कहीं पढ़ा, ये भी एक तथ्य हो गया। विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, इस हिसाब से आप देखेंगे। एक मिनट रुकिएगा, हाँ कहाँ थे? तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हटा दीजिए। वो जो कथन था कि संयुक्त बैठक होना चाहिए, नहीं होगी बैठक। एक चीज़ और थी, पहले कथन में अगर आपने ध्यान दिया होगा कि पहले से राष्ट्रपति की सिफारिश की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है, वो धन विधेयक के मामले में होता है। ठीक है, कि पहले राष्ट्रपति अनुमति देंगे फिर उसके बाद आगे ऐसा होता है। वो धन विधेयक है कि नहीं है ये तय करने का अधिकार अध्यक्ष का होता है। ये कुछ तथ्य आपको ध्यान रखने हैं, लेकिन पहला कथन सही नहीं था। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2022 का क्वेश्चन है और ध्यान से समझिए इसे। भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में आपको विचार करना है। रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, और ये क्यों रिट जारी किए जाते हैं? मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए। कई बार ऐसा प्रश्न बन सकता है कि रिट अधिकारिता क्यों दी गई है, तो उसका बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, अगर उनका उल्लंघन हो रहा है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो, परमादेश नहीं होगा। ये मैंडमस जिसको हम बोलते हैं परमादेश, यानी कि कोई प्राइवेट संगठन है उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया है सरकार का। ठीक, अच्छा किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, ये परमादेश यानी कि मैंडमस नहीं जारी किया जाएगा। ठीक, अच्छा कोई भी लोकप्रवण व्यक्ति, पब्लिक माइंडेड पर्सन, अधिकार परीक्षा को वारंट जिसको हम बोलते हैं, ये रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए पिटिशनर हो सकता है।
ठीक। अब इसमें सबसे पहली चीज़ ये समझिए कि ये किस बारे में है। कई बार ऐसा होता है कि हम कथन पढ़ते हैं, आप देखिए इसमें कोष्टक में कुछ बातें लिखी गई हैं और मैंडमस, को वारंटो, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि यार बात समझ में तो आ जाती, लेकिन इतना भारी शब्द इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी, थोड़ा प्यार से भी पूछ लेते। तो ऐसे प्रश्नों को समझने के लिए, ये किसी भी विषय के हो सकते हैं, इकोनॉमी के तो बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे प्रश्नों को समझने के लिए हमें पहले ऊपर ऊपर देखना होता है कि ये है किस बारे में। ठीक है, आप ऊपर ऊपर देखेंगे तो दो बातें इसमें दिखेंगी। एक है परमादेश, जो दो कथनों में इस्तेमाल किया गया है, और दूसरा है अधिकार परीक्षा, को वारंटो। ये सब रिट की ही बात है जो मैंने शुरू में बताई। अब इनका उत्तर देने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डाल के ये याद करना होता है कि परमादेश कब जारी किया जाता है। वो कब, कोई भी, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कब उसको जारी किया जाता है, किसके खिलाफ जारी किया जाता है, मामला क्या होता है। वैसे ही अधिकार परीक्षा जो है वो कब जारी किया जाता है, किस कंडीशन में। थोड़ा सा अगर आप इसको याद कर लें तो यहाँ पे आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। वरना क्या होता है कि हम शब्दों में ही खेलने लगते हैं और गेस करने की कोशिश करते हैं, कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, एक चीज़ और है, मान लीजिए कि आपको ये नहीं आ रहा है और कोई एक कथन आपको समझ में आ रहा है, ऐसे में क्या करना चाहिए। ऐसे में सबसे बढ़िया उपाय होता है कि इस पे 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा मत लगाइए, आगे बढ़िए, लास्ट में जब टाइम मिलेगा फिर वापस आइएगा। उससे क्या होता है कि तब तक आपका दिमाग उसे थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रश्न पढ़ लिया और दूसरे पे चले गए तो आपने, आपके दिमाग ने छोड़ दिया, ऐसा मत समझिएगा। दिमाग में सारी चीज़ें चल रही होती हैं। हमारी जो क्षमता है दिमाग के सोचने की, वो कहीं ज़्यादा है जितना आप कल्पना भी कर सकते हैं। ठीक है, जब वापस वापस आके आप देखते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को, इस टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन को लिया गया है ताकि आप समझ सकें कि ऐसे प्रश्नों के साथ हमें कैसे डील करना होता है। हो सकता है कि आपको इसका उत्तर आता हो, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका उत्तर थोड़ा कठिन है आपके लिए, उस एंगल से मैं समझा रहा था। ये देख लीजिए, अपना उत्तर सोच लीजिए और उसके बाद से यहाँ पे आइए, ध्यान देते हैं। परमादेश यानी कि मैंडमस, इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। कौन आदेश दे रहा है? न्यायालय आदेश दे रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, क्योंकि रिट जारी करने के मामले में जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्तियाँ हाई कोर्ट के पास हैं। इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़रूरी भी है इसे जानना। अगर उसी पे प्रश्न बना दिया गया तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को उसके विधिक, सांविधिक अथवा लोक कर्तव्यों को करने का या अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। बात समझ में आ गई? इसे फिर से समझते हैं। ये जो परमादेश है, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है कि भाई आप अगर कोई व्यक्ति हैं, लोक प्राधिकारी हैं, अधीनस्थ न्यायालय या सरकार या निगम हैं, किसी भी इनमें से किसी के तहत हैं, तो उन्हें कुछ कर्तव्यों को करने या कुछ अवैध कर्तव्यों को न करने का आदेश दिया जाता है। ठीक है, इस रीट का प्रयोग ऐसे अधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है जो सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार करता है। अतः किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया है, ये नहीं दिया जाएगा, ये आदेश नहीं पारित होगा। बेसिक समझ में आ गया। अब आते हैं आगे, अधिकार परीक्षा रिट। ये ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए है। सरकार के किसी पद पे किसी अधिकारी के तौर पर वो बैठा हुआ है अवैध रूप से, और आपको पता चल गया कि ये आदमी इसके लायक नहीं है, ये गलत तरीके से यहाँ पे आया है, तब आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इस रिट के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, सामान्य नागरिक कर सकता है। उसका उस पद में हितबद्ध होना या उस पद का दावेदार होना आवश्यक नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि यूपीएससी के पद पर एक व्यक्ति है अध्यक्ष के रूप में, वो उस लायक नहीं है, वो अवैध रूप से वहाँ पे है। भले आप यूपीएससी के अध्यक्ष नहीं बनने वाले हैं, आप तो तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आप ये कर सकते हैं। या फिर मान लेते हैं कि आपके ज़िले में कोई अधिकारी है, ठीक है,
तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि उस व्यक्ति का जिसने ये आवेदन किया है उससे जुड़ा होना, डायरेक्ट जुड़ा होना या फिर उसका दावेदार होना ज़रूरी नहीं है। ये कोई भी आम नागरिक कर सकता है। ठीक है। दूसरा सही नहीं है क्योंकि परमादेश किसी सरकारी निगम या अधीनस्थ न्यायालय या लोक प्राधिकारी आदि को जारी किया जा सकता है। ठीक है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ भी उसी तरह की बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब बड़ी लाइनें हों तो आपको ध्यान रखना होता है कि उसमें कई हिस्से हो सकते हैं। 73वां संशोधन आपको पता है पंचायती राज से संबंधित है। पीसीएस में तो यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है। ये 1997 का प्रश्न है। अब इसमें क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। ये पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कहा गया है। अब एक चीज़ जो मैं छोड़ रहा हूँ, शायद आपने भी ध्यान नहीं दिया होगा और मैंने उसको जानबूझ के छोड़ा, क्योंकि मैंने कहा कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज के बारे में प्रश्न पूछा गया। मैंने कथन पढ़ना शुरू कर दिया, ये पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे हम सामान्य तौर पर ऐसा करते हैं और इसकी वजह से हम कम से कम जो बहुत तेज़ हैं पढ़ने में उनके भी कम से कम 2-3 प्रश्न गलत हो जाते हैं कई बार। और जो अंडर कॉन्फिडेंट हैं, जिनको पहले से डर लग रहा है, उनके साथ तो ये त्रासदी होती है कि बहुत कथन गलत करते हैं। अगर आपने समझ लिया कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मुझे आपके कहने से पहले समझ में आ गया था कि क्या कहने वाले हैं। देखिए, लाइन सिर्फ इतनी नहीं लिखी गई है, लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक। और जब हम पूरी लाइन पढ़ेंगे, संविधान संशोधन के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था। कई बार ये कथन देने के बाद नीचे वाली लाइन में होता है कि बताइए उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा असत्य, इस तरह की बातें हैं। अब जब हम इन पर ध्यान नहीं देते तो हमने देखा अरे पंचायती राज हमने तो पढ़ा है, बस हो गया काम। अब यहाँ पे उत्तर आप देखने लग जाएंगे, गलतियाँ होनी स्वाभाविक है क्योंकि पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में जब आपको दिख जाए कि नहीं पूछा गया है तो इस पर गोला लगाइए। आप जो पेपर लेके बैठे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उसको घर लेके आएंगे तो कूड़े में फेंक देंगे, उसका कोई खास महत्व नहीं रह जाएगा। तो उसको सजा के मत रखिए, जहाँ ज़रूरत है गोला लगाने की लगाइए। ये नहीं कह रहे यहाँ पे दाग हो जाएगा, क्या करेंगे उसका। ठीक। तो ज़रूरत है यहाँ पर गोला लगाने की, जहाँ पे पूछा जाए कि कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है, अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको गोला लगा देना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर गलतियाँ होंगी। कैसी गलतियाँ होंगी, कई बार आपने मान लेते हैं पढ़ भी लिया कि हाँ नहीं पूछा गया है, लेकिन जल्दी जल्दी में जब आप आगे बढ़ते हैं 2-3 कथन पढ़ने के बाद आपका दिमाग घूम जाता है और लगता है कि हाँ पूछा गया था कौन सा सही है, अभी सो गया, फिर चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। तो पूछा गया कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सी व्यवस्था नहीं की गई थी। सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। ये दूसरा, पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोगों का गठन करेंगे, यह व्यवस्था की गई थी। पंचायती राज के निर्वाचन कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनकी 2 से अधिक संतान है। अच्छा, यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण या विघटन किया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे। अगर आपने गंभीरता से इस टॉपिक को पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। ये जो सी वाला है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई है कि 2 से ज़्यादा बच्चे आपके होंगे तो आप प्रधान नहीं बन सकते। तो ये चीज़ जो है गड़बड़ है। हालांकि कुछ राज्यों ने ऐसी कोशिश आगे चल कर की और एजुकेशन वाला पैटर्न भी लगाने की कोशिश की। अभी 2-4 साल पहले से चर्चा में बहुत सारी बातें थी कि प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए, मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम इतना आपका पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये सबसे पहले संसद के लिए होना चाहिए, सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़ा निर्णय तो वही ले रही हैं, संसद में बैठे लोग हैं। उसके बाद से राज्य विधानमंडल पे लागू होना चाहिए कि अगर विधायक बनना है तो इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसके बाद आओ ना ग्राम पे। ठीक है, खैर वो अलग की बात है, उसमें मेंस में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ तथ्य आपको ध्यान रखना है। तो 73वें संशोधन में ये जो है ये प्रस्तावित नहीं किया गया था कि अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे यदि उनकी संतान ने 2 से अधिक है।
73वें संशोधन के अंतर्गत 243F के अंतर्गत पंचायत सदस्यों के लिए अयोग्यताएं संबंधी प्रावधान किए गए और इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने या सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य होता है, कब होगा? वह किसी विधि प्रस्तुत के अधीन संबंधित राज्य विधानमंडल में निर्वाचित होने के लिए योग्य है। ये मेरे ख्याल से गड़बड़ है, अयोग्य होना चाहिए, मतलब राज्य विधानमंडल में निर्वाचित होने का योग्य है। 21 वर्ष की आयु से कम हो तो वैसे भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं। तो फिलहाल इसमें इतना ही है। इसकी PDF आप ले सकते हैं, जाइए नीचे कमेंट में, वहाँ पर लिंक दिया गया है। स्टडी विद मास्टर आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, वहाँ पे भी ऐप मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। बाकी टॉप 300 की जो नोट है उसके लिए व्हाट्सएप नंबर कमेंट में ही दिया गया है, आप जाइए वहाँ से PDF नोट लीजिए। समय कम है, बार बार रिवीजन करिए और अच्छे से रिवीजन करिए। ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, खूब अच्छे से रिवाइज़ करिए, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद मैं फिर से सबूत दिखाऊंगा। तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।